पहली प्रायोरिटी हमेशा रेजोनेंस को दी जाती है, दूसरी प्रायोरिटी हमेशा अल्फा हाइड्रोजन को दी जाती है। ये ऑर्डर कभी बेटा चेंज नहीं है। एल्कीन में जब कोई ऐड होती है रिएक्शन बेटा तो उसको अपन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पावर बैच नीट यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज लेकर आई हूं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्दी एक क्वेश्चन सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं PYQ सेशन ऑन द chapter which is hello alkanes and hello arenes and by yours only हर्षा सोनी मैम। आज मैं अपना नाम लिखना शायद भूल गई थी तो मैं खुद ही लिख देती हूँ। बाय योर्स एंड ओनली हर्षा सोनी मैम। अब इतने समय से हम लोग एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं तो नाम तो आप मेरा जानते ही हैं, करेक्ट? नाम तो बेटा आप मेरा जानते ही हैं, है ना? एंड अब तो हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जो है ट्यूनिंग बिठा चुके हैं। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक हम लोग फिनिश कर चुके हैं, हमारा इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो गया है, PYQs भी हम पहुंच चुके हैं। तो बेटा आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है बेटा। आप सारा कंटेंट उठा के सीधा सवालों को लगा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर रहे हैं, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंट है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है ना? क्योंकि हमें दिसंबर तक अपना सारा का सारा सिलेबस एटलीस्ट वन टाइम पूरा का पूरा रिवाइज करना है। 12th भी अगर हमारे हाथ में आ जाती है दिसंबर तक, 12th भी अगर हमारे हाथ में आ जाती है तो खेल तो हम जीत ही लेंगे, है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। ज्यादा समय अब हम लोग नहीं लेंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे अपने सवाल। पहला सवाल आता है बेटा आपके पास, ये जो आपके पास आपका एग्जाम्पल है जो आपके पास बेटा आपका एग्जाम्पल है, ये किस टाइप का हेलाइड है ना? किस टाइप का आपके पास ये एल्काइल हेलाइड है। अब आपको पता है बेटा ये जो पर्टिकुलर ग्रुप आपके पास है, इसको सीधा अंडरलाइन मत करिए, इसको देखिए। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं आपका, इसको पर्टिकुलरली बेटा हम बोलते हैं अपना एलाइलिक हेलाइड, है ना? एलाइलिक हेलाइड कैसे बेटा? जो आपका एलाइल ग्रुप होता है ना, वो होता है CH2CH2X, है ना? अगर आपके पास ये वाली यूनिट आपको दिख जाती है ना बेटा, ये वाली यूनिट अगर आपको दिख जाती है तो उसको आप उसी वक्त अपनी एलाइल यूनिट बोल देते हैं। ये मैंने आपको सिखा रखा है, हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स के चैप्टर में सिखा रखा है बेटा। विनाइल अगर होगा तो उसको सीधा डबल बॉन्ड के साथ X लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सीधा डबल बॉन्ड के साथ लगाना पड़ेगा X। बेंजाइलिक में बेटा उसको बेंजीन के बाद लगाना पड़ेगा CH2 और उसके बाद बेटा उसको लगाना पड़ेगा X। ऐसा करना पड़ेगा। एराइल हेलाइड में उसको बेंजीन के साथ बेटा उसको सीधा लगाना पड़ेगा X। तो ये X बहुत बार हमें लाइफ में परेशान करते हैं, है ना? देखो पहला ही सवाल है, X कितना परेशान करते हैं। आई होप आप अपने किसी XYZ के चक्कर में नहीं है ना? अपना समय इन सब चीजों में बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहे हैं, है ना? XYZ तो बेटा भाग जाएंगे या भाग जाएगी या भाग जाएगा, है ना? अभी क्या इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम अपना सिलेक्शन करें, है ना? अच्छे से पढ़ें, इन चीजों में अपना समय बिल्कुल भी ना लगाएं, बिल्कुल भी ना लगाएं बेटा, है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। इन चीजों में एटलीस्ट आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा, बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा, है ना? ये चीजें बेटा लाइफ टाइम नहीं चलती है ना? सबने चले जाना है, कोई साथ में नहीं रहता है ना? तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो पहला क्वेश्चन ही तुम्हें एक अच्छा सा नॉलेज दे गया। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX। कुछ नहीं है बेटा इसमें, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है आपको। CX की बॉन्ड एंथैल्पी की बात करनी है। क्या करना है बेटा? CX की बॉन्ड एंथैल्पी की बात करनी है। सिंपल सी बात होती है बेटा, यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी है ना बेटा, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, है ना बेटा? बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर तो बेटा अगर आप देखोगे साइज के तो उसके होती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनमें से आपको जो अच्छा लगे यूज कर लो। अब बॉन्ड ऑर्डर की तो यहाँ पर बात होगी नहीं और सभी में सेम ही है ना बेटा? बेसिकली जो आपका चल रहा है CX का बॉन्ड ऑर्डर चल रहा है, एक ही बॉन्ड है बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो बेटा यहाँ पर 1 ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे तो बेटा हम आंसर कर नहीं पाएंगे। फिर हमें दूसरी चीज क्या देखनी पड़ेगी?
दूसरी चीज बेटा हमें देखनी पड़ेगी साइज, यानी कि किसका साइज, एक्स का साइज। जितना ज्यादा बेटा एक्स का साइज होगा ना उतनी इजीली बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपके पास जो हो जाएगी दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 1। सिंपल, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। HBr है बेटा, फर्स्ट स्टेप में कर दीजिए प्रोटोनेशन, मैम ने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है। फर्स्ट स्टेप में कर दीजिए बेटा प्रोटोनेशन। कैसे करेंगे प्रोटोनेशन, ये जो आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर है बेटा ये जाके H पे अटैक कर देगा, अटैक करके बेटा क्या बना देगा आपके लिए, CH3 CH, यहाँ पर बेटा क्या OH2 पॉजिटिव, और नहीं यहाँ नहीं है बेटा हमारा OH2 पॉजिटिव, हमारा यहाँ पर है CH3, यहाँ पर बनेगा बेटा आपका OH2 पॉजिटिव और साथ में CH3। अब बेटा जैसे ही आपके पास ये OH निकलेगा बाहर, इसी पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, यही बनेगा बेटा CH3 CH एंड नीचे CH3, यहां बन गया बेटा आपके पास कार्बोकेटायन और साथ में आपके पास क्या है CH3। नाउ यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग योर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। इसको शिफ्ट कर दो। हाँ जी मैम, बिल्कुल शिफ्ट कर देते हैं, कर दो बेटा शिफ्ट। कार्बोकेटायन को तो बेटा शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि बेटा हमें सबसे पहले अपने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है ना बेटा। और एक और चीज बेटा, यहां पर हम अपना शिफ्ट क्या करेंगे ये भी ध्यान रखना है ना बेटा। शिफ्ट क्या करेंगे उसको भी ध्यान रखना है। हम यहाँ पर बेटा मिथाइल शिफ्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बेटा H को शिफ्ट करेंगे। ये कौन सा शिफ्ट है बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट है ना। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा रहे हैं आप, हाइड्राइड को शिफ्ट करा रहे हैं। जैसे ही आपने हाइड्राइड को शिफ्ट कराया, अब यहाँ पर बन जाएगा बेटा आपका बढ़िया तरीके से कार्बोकेटायन। अब आप यहाँ पर आकर अपना Br माइनस लगा दीजिए और अपना प्रोडक्ट बना लीजिए। तो आई थिंक आपका बी ऑप्शन विल बी द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज योर प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप इज योर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, देन सी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन एंड देन द प्रोडक्ट। क्या किया बेटा मैंने, फर्स्ट स्टेप में मैंने किया यहाँ पर प्रोटोनेशन, फिर बेटा मैंने सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या किया, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, फिर मैंने उसकी क्या करी बेटा रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो, है ना। मैंने क्या की बेटा उसकी रीअरेंजमेंट, और थर्ड पॉइंट पर मैंने बनाया फिर अपना प्रोडक्ट फाइनली। तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर करना है ना। जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है सब कुछ लिख रही हूँ, जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है बेटा सब कुछ लिख रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास आता है ये, अब आपसे बोलता है कि अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बेटा देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब क्या होता है माइनस, हाइड्रो का मतलब क्या होता है H, और हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा X, यानी कि माइनस HX करना है। यानी कि बेटा सिंपल क्या करना है, माइनस HX करना है। यानी कि कौन सी रिएक्शन करनी है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। कौन सी रिएक्शन करनी है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। तो आप समझ गए हैं कि आपको कौन सी रिएक्शन करनी है, एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। चलिए अब फर्स्ट वाले में करते हैं, फर्स्ट वाले में करते हैं बेटा। यहाँ आपके पास आयोडीन है, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड है ना। हमारे पास कौन सा कार्बन है जिसपे आयोडीन है, ये रहा कार्बन, है ना। इसको बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट एक हाइड्रोजन है ना बेटा। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे अपने किसी भी रिएजेंट से, रिएजेंट तो उसने लिखा नहीं है, हम खुद ही ले लेते हैं बेटा अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, हम खुद ही ले लेते हैं बेटा अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, यहाँ से बेटा आपके इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और आई निकल जाएगा आपका बाहर। तो सिंपली आपके पास जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है ये। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक बहुत अच्छी खासियत है कि इसमें क्या है बेटा आपके पास रेजोनेंस है। बहुत ही बढ़िया बात है इस क्वेश्चन की कि इसमें क्या है रेजोनेंस है ना बेटा। दूसरा आता है आपके पास ये, वही चीज करनी है बेटा, वही चीज करनी है, वही सेम चीज करनी है। यहाँ पर आपके पास क्या है आपका हाइड्रोजन
हटा देंगे, सेम चीज करनी है बेटा, हटा देंगे, वही सेम रिएजेंट लेंगे, एल्कोहलिक KOH हटा देंगे, क्या बनने वाला है बेटा आपके पास, फिर से एल्कीन ही बनने वाला है और यहां पर आपका एल्कीन बन जाएगा, जिसमें एक ही आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। नाउ वी हैव द थर्ड ऑप्शन, यहां देखते हैं शायद कुछ अलग बने। अब बेटा यहां पर जो पॉसिबिलिटी है आपके पास इस हाइड्रोजन की भी है, इस हाइड्रोजन की भी है, बट आपको पता है कि आपको वही हाइड्रोजन देखना होता है जिससे आपका प्रोडक्ट थोड़ा स्टेबल बने, है ना, आपका प्रोडक्ट बेटा क्या बने, थोड़ा स्टेबल बने। अब यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं ना बेटा, हमें जो यहाँ से प्रोडक्ट मिल सकते हैं वो H1 और H2 दोनों की तरफ से मिल सकते हैं, दोनों ही तरफ से मिल सकते हैं। मान लो बेटा अगर मैंने H1 को निकाला तो मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा, मैंने अगर बेटा H2 को निकाला तो बेटा मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको पता है अल्कोहलिक KOH का पूरा मैकेनिज्म हम अपने लेक्चर में कर चुके हैं, पूरा का पूरा मैकेनिज्म कर चुके हैं। अब हम बिल्कुल सीधा शॉर्ट स्टेप्स में कर रहे हैं, है ना बेटा, अब हम सीधा शॉर्ट स्टेप्स में करते हैं। अब हम इन सब चीजों को बिल्कुल शॉर्ट स्टेप्स में कर रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रेजेंट है बेटा अल्कोहलिक KOH, उसने जाके अटैक किया आपके बीटा हाइड्रोजन पे, जिस कार्बन पर बेटा आपका लीविंग ग्रुप अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, सब याद है आपको, उसके बगल वाले आप कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। आपका अल्कोहलिक KOH ने अटैक किया, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट और लीविंग ग्रुप बाहर, ये आपका मैकेनिज्म होता है। मैं सिखा चुकी हूँ आपको सब कुछ, मैं आपको सब कुछ सिखा चुकी हूँ, एवरीथिंग वी नो। अब यहाँ से बेटा जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये 1 से बनने वाला है और ये बेटा हम 2 से बनाने वाले हैं, ये बेटा हम 2 से बनाने वाले हैं। अब बात की जाती है, अब बात की जाती है सबसे पहले तो कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो देखो बेटा जब भी आप किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी को निकालते हैं, जब भी बेटा आप किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी को निकालते हैं उसके लिए आपको देखना पड़ता है बेटा अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा आपके किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। ये कंसेप्ट हम अपना हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ते हैं। अब कैसे बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एल्कीन है, अब मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया। बेटा पहले आपको पहचानना होता है कि आपका अल्फा कार्बन कौन सा है। तो आपके एल्कीन के बाद यानी कि sp2 कार्बन के बाद, sp2 कार्बन के बाद जो पहला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको मिलेगा ना बेटा उसको हमेशा अल्फा कार्बन कहा जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाद पहला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज योर अल्फा कार्बन और जो उस पे हाइड्रोजन होगा वही आपका अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बेटा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास होती है। इन द प्रेजेंट केस हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये तरीका है बेटा अल्फा हाइड्रोजन को निकालने का। अब यहाँ तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है कि आपके एल्कीन के अंदर क्या है बेटा, रेजोनेंस है, तो यहाँ तो आपको जरूरत ही नहीं है अल्फा हाइड्रोजन को देखने की। अब यहाँ देखिए ये बेटा आपका अल्फा कार्बन है, ये बेटा अल्फा कार्बन है, यहाँ पर एक ही अल्फा कार्बन है ना। तो पहले तो आप इन दोनों प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी निकाल लीजिए। यहाँ पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन आएंगे बेटा 6 और यहाँ पर बेटा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन आएंगे सिर्फ 2। तो पहले तो ये प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल है ना बेटा, इसलिए हम इसी को कंसिडर करने वाले हैं, हम इसको कंसिडर करने वाले यहाँ पर है ही नहीं। मैंने आपको बता भी दिया है बना के कि क्यों कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कंपेयर किस में करना है, आपको ये अपना प्रोडक्ट उठाना है, ये अपना प्रोडक्ट उठाना है और ये अपना प्रोडक्ट उठाना है, इन्हीं में ही आपको कंपैरिजन करना है ना बेटा। ये आया है आपका फर्स्ट से, ये आया है बेटा आपका सेकंड से और ये आया है बेटा आपका थर्ड से। आप खुद ही देख लीजिए कि किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है और उसके हिसाब से स्टेबिलिटी निकाल लीजिए बेटा। ये आपका अल्फा कार्बन है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएंगे, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से फर्स्ट होगा। उसके बाद बेटा आपका थर्ड होगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड, है ना। यहाँ वाले में इस वाले में आपको जो अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो बस आपको सबसे पहले प्रायोरिटी इस सवाल में, प्रायोरिटी इस सवाल में किस चीज को देनी है, अगर आपके प्रोडक्ट में रेजोनेंस है बेटा तो उसको तो बेटा आप सबसे ज्यादा स्टेबल मानने वाले हैं और उसके बाद आपको देखने पड़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है।
पहली प्रायोरिटी हमेशा रेजोनेंस को दी जाती है, दूसरी प्रायोरिटी हमेशा अल्फा हाइड्रोजन्स को दी जाती है। ये ऑर्डर कभी बेटा चेंज नहीं होगा, ये ऑर्डर बेटा कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन इज पेंटोइन। दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, देखो भाई क्या बोल रहे हैं, 2-ब्रोमोपेंटेन, पहले बनाओ 1 2 3 4 5, 2-ब्रोमोपेंटेन लिया उसने और उसने क्या किया, उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा, यानी कि उसकी रिएक्शन किससे करा दी है, अल्कोहलिक केवेज से करा दी है। बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, तो आपको इधर से अपना हाइड्रोजन लेना होगा, इधर से बेटा आपको अपना हाइड्रोजन लेना होगा, बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। अल्कोहलिक केवेज ने आके हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये शिफ्ट, ये बाहर, तो आपका सिंपल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, 1 2 3 4 5, तो आपके यहां पर बनने वाला है आपका डबल बॉन्ड और ये बनने वाला है बेटा आपका प्रोडक्ट अल्कोहलिक केवेज से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, सैडजेफ रूल। क्यों बेटा, ऐसा इसलिए बोल रहा है कि आपके पास बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पॉसिबिलिटी थी, यानी कि अगर एक बच्चे के दिमाग में आता है तो वो ये वाला हाइड्रोजन भी तो खींच सकता था 4 5, यानी कि वो ये प्रोडक्ट भी बना सकता था, बट हमें पता है कि ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। रीजन बीइंग, यहां पर बेटा ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं बेटा, 4, सिंपल शब्दों में देखना है, यहाँ बेटा एक ही अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन्स 2 हैं। जो बेटा अल्फा हाइड्रोजन्स जिसमें ज्यादा होते हैं वो प्रोडक्ट सबसे पहले तो स्टेबल माना जाता है, और यहाँ पर इस स्टेबल शब्द को हम यूज नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हम बोलते हैं स्टेबल नहीं भाई, सेटजेफ प्रोडक्ट है, स्टेबल नहीं है भाई, मतलब स्टेबल है लेकिन हम उसको स्टेबल नहीं बोलेंगे, है ना, हम उसको सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, सेटजेफ रूल बोलेंगे। डन है, जो प्रोडक्ट स्टेबल है वो सेटजेफ प्रोडक्ट है, ये रूल सेटजेफ रूल है। डन है, डन है बेटा, डन है। इसीलिए बेटा वो आपसे बोल रहा है कि इसका नाम पेंट-टू-ईन है ना, इसका नाम बेटा पेंट-टू-ईन है, तो ये ही क्यों आपका मेजर बन रहा है, वो आपसे जीओसी की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, उसको ये आपसे पूछना है कि भाई तेरे को ये पता तो है ना कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने आने वाले हैं, ये तेरे को बेटा पता तो है ना, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। डन है, डन है बेटा, आगे आते हैं। अब सेम क्वेश्चन है कि 2 ब्रोमो, देखो कितनी बार पूछा गया है, पेंटू-ईन बनाना है, इससे ये बनाना है भाई, ध्यान से सुन लो, अभी सिखाया है, कौन सा रूल, बीटा एलिमिनेशन है, हाँ जी मैम बीटा एलिमिनेशन है, बिल्कुल बीटा एलिमिनेशन है भाई, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, इसलिए बीटा एलिमिनेशन है। हाँ जी, ZZF और SATZF इज सेम थिंग, ओके, दे आर द सेम थिंग, इसको आप SATZF भी बोल सकते हो। हाँ तो ये भी सही है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ये डिहाइड्रेशन नहीं है यार, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी ऑप्शन हो गया, करना ही क्या है, सिंपल। अब आते हैं बेटा, कंसिडर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट इन, बहुत ही आसान सवाल है, सोचो क्या क्या पूछ रहे हैं यार नीट वाले, देखो CH3CH2CH2 Br+ NaCN, तुम्हारे पास बेटा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, क्या है बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है बेटा, ये ना प्री कोविड का क्वेश्चन है, आसान सवाल नहीं है ये, लेकिन लेवल अच्छा है पेपर का, आपके कोविड से पहले पेपर का लेवल बहुत अच्छा आता था, ये ऑब्वियसली इजी और हार्ड चीजें वो डिपेंड करती है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, बट ये प्री कोविड टाइम का सवाल है ना, 2025 में जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आया है उसी के टक्कर का सवाल है, आप इतना समझ लीजिए कि कोविड से आने वाले पहले सारे सवालों पे तो आपकी पूरी एकदम ग्रिप होनी चाहिए, है ना, तो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, है ना, 10 इयर्स, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्री कोविड के टाइम को देना। हाँ जी बेटा, तो ये आपके पास है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो होता है बेटा वो हमेशा प्रेफरेंस किसको देता है, SN2 को देता है, और SN2 के लिए हमें सॉल्वेंट पे ध्यान देना पड़ता है भाई, सॉल्वेंट पे ध्यान देना पड़ता है, सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या लेते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और सबसे पहला एग्जाम्पल ही हमारे काम का है DMF, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड,
ये सब बेटा प्रोटिक है। वाटर, अल्कोहल, अल्कोहल सब प्रोटिक है बेटा। प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। डन है बेटा, डन है। चले आगे, चले आगे बेटा। अब आते हैं आगे। अब आपसे पूछता है बेटा ये सभी मैकेनिज्म है आपके सामने, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको कभी भी एल्काइल हैलाइड से, अभी मैम ने सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से उठाए हैं, केवेच ले लिया है, एल्कोहलिक ही होगा क्योंकि एल्कीन बन रहा है, पता है। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है आपको पता है कि भाई ये अभी हमने इतने सारे सवाल किए हैं, बीटा एलिमिनेशन। बेटा जो मैंने आपको वीडियो डाली थी हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स की, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को नहीं आता है तो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, ओके। नाउ वी हैव KOH। तो यहाँ क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बेटा OH नेगेटिव कम, अटैक्स Br बाहर और OH सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि ये रिएक्शन आपके पास कौन सी हो गई बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। नहा के आपके पास C। यहाँ पर बेटा सिंपल एल्कीन में जब कोई ऐड होती है रिएक्शन बेटा तो उसको अपन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, वो है हमारा एलिमिनेशन, ये है बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन, और वो हमारे पास क्या है बेटा, हमारा एडिशन है ना। डबल बॉन्ड में बेटा जब भी कोई चीज हमारे पास आके जुड़ जाती है दैट इज एडिशन रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन बेटा, है ना। तो पहला है बेटा एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन एंड सी इज द एडिशन रिएक्शन। ये आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिनको हम एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, अल्कोहल में HCl डालते हो, एक तो बेटा तुम्हारा अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल, उसको तो बेटा तुम नॉर्मली HCl से रिएक्शन नहीं करा सकते, तुमको यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना पड़ता है बेटा। आपको पता है कि ये यहाँ पर एज अ लुइस एसिड काम करता है ना, लुइस एसिड काम करता है। होता क्या है ना बेटा, ये जो आपकी रिएक्शन है HCl वाली, ये SN1 मैकेनिज्म से होती है, और प्राइमरी वाले जो होते हैं अल्कोहल वाले, वो आपको पता है बेटा SN1 रिएक्शन करना तो पसंद करते नहीं है, वो तो टर्शरी वाले पसंद करते हैं। SN वाले तो मुंह बनाते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने में, अगर वो प्राइमरी हो तो इसलिए बेटा हमें वहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ता है, ताकि बेटा यहाँ पर ये ZnCl2 इस HCl में से Cl को खींच ले और H पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से हो जाए, जिसकी वजह से ये प्रोटोनेट होगा, फिर आपका वाटर बनेगा, बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तब जाके Cl अटैक कर पाएगा, है ना। लूकास टेस्ट में यही तो होता है। तो हमें प्राइमरी के साथ बेटा एनहाइड्रस ZnCl2 को बहुत इंपॉर्टेंटली लेना पड़ता है, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। टर्शरी में कोई टेंशन नहीं है, टर्शरी अल्कोहल में कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है। टर्शरी अल्कोहल में बेटा किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है ना बेटा, क्योंकि ये आपका मैकेनिज्म किससे होता है बेटा, SN1 से होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये मैकेनिज्म किस चीज से होता है आपका, SN1 से होता है। ये तो बेटा बहुत बढ़िया से अपना OH प्रोटोनेशन होगा, बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना बेटा। यहाँ थोड़ी कोई टेंशन आती है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं आती है, बढ़िया से अपना कार्बोकेटाइन बन जाएगा, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है आपका, है ना बेटा। उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं आती। यहाँ आपको एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है बेटा। प्राइमरी में आपको जरूरत पड़ती ही है और सेकेंडरी में भी पड़ती है। तो आपका फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो हो जाएगा, लेकिन सेकंड नहीं हो पाएगा, सेकंड नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ZnCl2 नहीं है ना बेटा, यहाँ पर ZnCl2 नहीं है। हमें प्राइमरी वाले में चाहिए होता है, सेकेंडरी वाले में हमें चाहिए होता है, टर्शरी वाले में जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना बेटा। तो ऐसा है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे। अब आते हैं प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी दिस टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। भाई SN2 रिएक्शन में रेट हमेशा, जितनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होती है बेटा उतनी ही कम रेट होती है ना। SN2 रिएक्शन में हमें सिंपल देखना होता है बेटा, जितनी ज्यादा हमारी स्टेरिक क्राउडिंग होती है उतनी ही कम हमारी रेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना।
यानी कि अपन SN2 रिएक्शन में सिर्फ इस बात का ध्यान देते हैं कि सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, है ना, यही हमारा ऑर्डर रहता है बेटा। अब इसमें भी हमें देखना पड़ता है कि भाई कहीं भीड़ भड़क्का तो नहीं है, कहीं पर भीड़ भड़क्का तो नहीं है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना यार। ये तो अपना है ही प्राइमरी, है ना, ये अपना क्या हो गया सेकेंडरी, ये हो गया अपना प्राइमरी, ये हो गया अपना टर्शरी। तो पहले तो देख लो भाई, पहला सबसे पहले और फोर्थ सबसे लास्ट में, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, अपना इसमें बचा। अब आ जाओ बेटा इस पर, सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाओ, CH3 और फिर लिखा CH2 और फिर लिखा CH और फिर लिखा सील और फिर लिखा CH3। भाई खुद ही देख लेना, मैं तो क्या ही बताऊं, खुद ही देख लेना, तुम खुद ही समझ जाओगे कि क्या आंसर होना चाहिए, है ना। CH3 बेटा, फिर C हो गया, फिर CH3 हो गया बेटा, और फिर हो गया H और फिर हो गया CH2 और फिर हो गया Cl। अब तुम देखो बेटा, यहाँ पर ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, आपको क्या लग रहा है, क्या प्राइमरी आंसर होना चाहिए? एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, आप जब यहाँ पर भेजने वाले हो न्यूक्लियोफाइल को, आप जब बेटा यहाँ पर भेजने वाले हो न्यूक्लियोफाइल को, बेटा किस सिचुएशन में वो इजीली आ पाएगा, है ना। आता कहाँ से बेटा, पीछे से आएगा अटैक करने। ओहो हो, ओहो हो, ये तो भाई बहुत भीड़ है, यहाँ तो बहुत भीड़ है, यहाँ आएगा बेटा अटैक करने, है ना। यहाँ तो इतनी भीड़ तो है नहीं, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, इतने सारे लोग हैं, यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं। भले ही तुम सेकेंडरी हो पर तुम्हारे पास भीड़ नहीं है, यहाँ तो पीछे से अटैक करने आऊंगा, कैसे अटैक करूं, इतनी भीड़ हो रखी है, इतनी भीड़ हो रखी है, तो सेकंड की ज्यादा हो जाएगी रेट। यहाँ क्या है, भीड़, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भीड़ ज्यादा है। यहाँ पर मुझे थोड़ी हिंदी कम आती है, अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो हिंदी में तो आप इग्नोर मारना, ठीक है। भीड़ कम, भीड़ ज्यादा, सिंपल सिंपल सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। कायरलिटी के लिए भाई कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तुमको पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने GOC 2 में समझाया है, पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एकदम बढ़िया तरीके से समझाया है, क्या रेसमिक, क्या एनेंटियोमर, क्या डायस्टेरियोमर, क्या एपिमर, क्या एनोमर, क्या स्मॉल DL, क्या कैपिटल DL, क्या एरिथ्रो, क्या थ्रियो, क्या भी, कुछ भी नहीं है जो छोड़ा है। अब तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है वो तुम देखो, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। रेसमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये बात बेटा सही है, क्योंकि आपको पता है रेसमिक मिक्सचर के अंदर होती है एक्सटर्नल कंपनसेशन, है ना। एक मॉलिक्यूल इधर रोटेट करता है तो एक मॉलिक्यूल उधर रोटेट करता है, ओवरऑल रोटेशन आपको क्या दिखाई देती है, जीरो दिखाई देती है, ये मैंने आपको समझाया है। SN1 रिएक्शन में आपको ऑब्वियसली दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना। SN1 रिएक्शन में बेटा आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक होता है आपका इन्वर्जन और एक होता है बेटा आपका रिटेंशन। एक होता है बेटा आपके पास इन्वर्जन, एक होता है रिटेंशन। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने आपके लिए लिखा ये CH3C CH2 CH3, यहाँ ड्यूटीरियम लिख देते हैं, ड्यूटीरियम क्यों लिखना है, H ही लिख देते हैं ना। यहाँ H है बेटा और यहाँ आपके पास क्या है, OH है, ऐसा कुछ है। अब हमने बेटा यहाँ पर क्या डाल दिया, हमने बेटा अपना यहाँ पर मान लीजिए कि अमोनिया डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, हमने अमोनिया डाल दिया, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ से क्या न्यूक्लियोफाइल मिलने वाला है, NH2-। और ये जो रिएक्शन है ये बेटा सॉल्वोलिसिस है, जब आपका सॉल्वेंट ही क्या कर रहा हो, रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बन गया हो। तो आप बेटा जब SN1 रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले तो बेटा आप खुद ही क्या बना लेते हैं, कार्बोकेटाइन को बना लेते हैं। आप बेटा खुद ही क्या बना लेते हैं, कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, ऐसे कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, है ना, बना लेते हैं कार्बोकेटाइन। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने के लिए, एक ये प्रोडक्ट मिलता है बेटा, एक ये प्रोडक्ट मिलता है ना। एक तो बेटा आपको मिलता है ये CH3C CH2 CH3, यहाँ पर आपके पास लग गया क्या, NH2, और यहाँ पर H, और एक बेटा आपको मिल जाता है ये। आपने बेटा एक काम करो, ऐसे आपको ना कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इनको बदलती नहीं हूँ क्योंकि OH उधर है ना बेटा, तो आप उधर ही लगाओ, पता चले फिर किसी को हो जाए कंफ्यूजन कि मैम RS नहीं हमारा निकल पा रहा है ना, क्योंकि मैम तो बेटा निकाल लेंगी, है ना, ऊपर नहीं, उसको इन्वर्जन रिटेंशन ही करो। इसको यहाँ करो बेटा, NH2 कर दो, है ना, तो यहाँ अपना CH3 आ जाएगा, यहाँ CH2 CH3 रखो और H को मत छेड़ो। तो तुम्हें देख के समझ में आ रहा है
तुम्हें देख के समझ में आ रहा है, उधर OH उधर NH2, तो ये बेटा तुम्हारा रिटेंशन का प्रोडक्ट है और ये बेटा तुम्हारा इन्वर्जन का प्रोडक्ट है। हमेशा बेटा SN1 रिएक्शन में हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि इन्वर्जन हमेशा रिटेंशन से ज्यादा ही होता है। इन्वर्जन होता है 51%, रिटेंशन होता है 49%। ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोनों बेटा बिल्कुल बिल्कुल सेम नहीं होते, 1:1 मिक्सचर नहीं होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट जो है आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा कि 1:2 मिक्सचर नहीं लिखेगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। मिक्सचर में बेटा वो हमेशा 1:1 ही लिखेगा, वो कभी इस नंबर में कभी बेटा चेंज नहीं करेगा। इसलिए आपको ये सब बातें बताइए कि किसी को कंफ्यूजन हो तो। रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा। अब आप खुद ही देख लो बेटा, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, हाँ जी मैम कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, हाँ बेटा। अब बेटा RS निकाल ले, 1 कर ले बेटा, फिर तू क्या कर, 2 कर ले, फिर तू बेटा 3 कर ले बेटा, 1 से 2 से 3 चले जा, तो ये तो तेरा बेटा R आ रहा है ना, R आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तेरा। अब यहाँ निकाल ले बेटा, 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले बेटा, ऐसे कर ले बेटा। यहाँ पर तेरे पास क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, बढ़िया है तेरा H तो तेरा बेटा तेरा वर्टिकल पे, ये हॉरिजॉन्टल पे होता तो हम कुछ सोचते। तो देख बेटा तेरी कॉन्फ़िगरेशन दोनों के दोनों कार्बन पर उल्टी आ रही है ना, उल्टी आ रही है, तो इसका मतलब ये इनेंशोमर्स है। एक कायरल सेंटर है, दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टी है, तो ये कायरल सेंटर है और ये इनेंशोमर्स है। तो हमें 1:1 मिक्सचर ऑफ इनेंशोमर मिलता है। अगर बेटा ये दोनों 50-50% में ले लेती तो फिर ये रेसमिक मिक्सचर हो जाता, तो ओवरऑल रोटेशन फिर हमारी 0 हो जाती है। ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ। Product obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion of configuration। बेटा अगर तू सोच तेरा यहाँ पर सिर्फ एक प्राइमरी होता है ना, तू सोच बेटा तेरा यहाँ पर मैं ये ले लेती, है ना बेटा, ये ले लेती, मैं ऐसा ले लेती और बेटा फिर मैं इसकी रिएक्शन कराती। मान ले बेटा मैं लेती यहाँ पर OH माइनस, अच्छा OH तो है ही, है ना बेटा, यहाँ पर ले लेती बेटा मैं CN माइनस, है ना, और बेटा मैं कराती इसकी रिएक्शन। तो सिंपल, बस इतना ध्यान रखना होता बेटा तुमको कि यहाँ पर इस CH3 को हम उधर लिख देते, है ना, बिल्कुल एकदम सही सही दिखाने के लिए, है ना, और यहाँ हम CN को ऐसे लिख देते बेटा, है ना। तो अपने को सिर्फ इतना दिखाना था कि भाई इन्वर्जन हो गया, ये OH इधर था तो अब CN इधर हो गया है, तो कंप्लीट इन्वर्जन हो गया है, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, जिसे हम वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। इनेंशियोमर्स आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। बेटा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत बोल दी है, ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत बोल दी है, गलत। ये सवाल वो बच्चा कर ही नहीं सकता जिसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आता। तुक्केबाजी से बेटा काम नहीं चलता, पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ता है। रेसमिक मिक्सचर से वो क्या कहना चाहता है कि भाई अगर आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक आपका R है और एक S है, एक इस तरफ रोटेट हो रहा है, एक उस तरफ रोटेट हो रहा है, और अगर हमारे एक मीडियम में ये दोनों 50-50% प्रेजेंट है, बराबर प्रेजेंट है, तो एक बार मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करता है, एक बार ऐसे रोटेट करता है, तो हमें ओवरऑल रोटेशन कुछ दिखती ही नहीं है। रोटेशन नहीं दिख रही है, आपका सबसे पहले क्या होता है, आप एक अपनी लाइट को लेते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट में वो कन्वर्ट होती है, जिसे हम प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं। उसको आप एक ट्यूब से पास करते हो जिसमें कोई ना कोई कंपाउंड आप रखते हो। अगर आपकी लाइट रोटेट होती है तो आप उस ट्यूब में प्रेजेंट कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोल देते हो, नहीं रोटेट होती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। यही बेटा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है ना। तो रोटेशन अगर है तो वो ट्यूब में, पोलैरिमीटर ट्यूब में प्रेजेंट जो कंपाउंड है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेशन नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना। तो रेसमिक मिक्सचर में आपको ऑप्टिकल रोटेशन नहीं मिलता है ना बेटा, इसलिए क्लियर है सभी को। Two possible stereo structures of this particular compound which are optically active are called, बेटा ये है आपके पास CH3CH, यहाँ क्या है बेटा आपके पास CH3CH और यहाँ पर क्या है बेटा OH है, और यहाँ बेटा आपके पास क्या है COOH है। अब ये कंपाउंड है, इसका एक और स्टीरियो स्ट्रक्चर बना लो भाई, है ना, मिरर इमेज बना लो इसकी। बेटा OH को यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, इसको CH3 को यहाँ रख लो, COH को यहाँ रख लो, है ना बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो भाई, यहाँ 1 लिख लो, है ना,
यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो। तो 1 से 2 से 3 गए तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, R हो गया। यहाँ 1 2 3, तो 1 से 2 से 3 गए तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, S। ये हो गया आपके R, ये हो गया आपका S, ये हो गया बेटा R, और ये आपके पास क्या हो गया, S। ऐसा होता है। ऑप्टिकली एक्टिव है इन एंशोमर्स से, क्योंकि बेटा एक ही कायरल सेंटर है, क्योंकि बेटा आपके पास कायरल सेंटर ना एक ही है और दोनों पर कॉन्फ़िगरेशन मिरर इमेज बनाने से उल्टी हो गई। इनको हम आपस में स्टीरियो स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि दे आर हैविंग अ कायरल सेंटर, दे आर हैविंग अ कायरल सेंटर, इसलिए बेटा। अब आता है SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर, देयर इज इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया बेटा, अभी मैंने आपको बताया, बस 5 ही मिनट पहले मैंने आपको बताया कि बेटा SN1 रिएक्शन में कभी भी ऐसे मत बोल देना कि रिटेंशन और इन्वर्जन बराबर होता है, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, है ना। इन्वर्जन जो है हमेशा रिटेंशन से ज्यादा रहता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इन्वर्जन रहता है बेटा 51%, रिटेंशन रहता है बेटा 49%। ये बातें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ये बेटा आपको बातें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। चलिए बेटा आगे, चले आगे। बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, जिसको ये छोटी सी बातें पता है, छोटी छोटी बातें पता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ जी, अब आता है इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है बेटा दैट विल अंडरगो रेसमाइजेशन। अरे रे भाई, रेसमाइजेशन देख लिया तो बेटा पहले तो तू समझ जा कि रेसमाइजेशन में तेरे को बेटा चाहिए एक तो कायरल सेंटर। बेटा तेरी सबसे पहली जो जरूरत है बेटा वो है तेरी कायरल सेंटर। देख बेटा कायरल सेंटर है कि नहीं, देख बेटा इस वाले कार्बन को देख जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है बेटा, है ना, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो दो दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, दो दो हेलोजन जुड़े हुए हैं बेटा, है ना, दो दो हेलोजन जुड़े हुए हैं। जहां बेटा हेलोजन है उसको ढूंढ ढूंढ बेटा, उसको ढूंढ, इसको ढूंढ बेटा, और इसको ढूंढ। अब देख बेटा इसमें से कौन कौन सा तेरा कायरल है। ये बेटा कायरल नहीं है, पहले क्रॉस कर दे। ये देख बेटा कायरल है, नहीं है, क्रॉस कर दे, हटा दे बेटा इसको। अब देख कायरल है, हाँ मैम है, बिल्कुल है मैम, देखो ये अलग है, ये अलग है मैम, ये अलग है, ये अलग है। दूसरा और कौन सा कंपाउंड है, ये कैसे है बेटा, इसके ऊपर H होगा, इसके Br इधर होगा, Cl इधर होगा, तो ये कार्बन इसका कायरल हो गया, है ना। तो बस पहले देख ले बेटा Cl पे लगा हुआ कार्बन अगर तेरा कायरल है तो बेटा वही तेरे को रेसमिक मिक्सचर दे पाएगा, बाकी तुझे कुछ देखना ही नहीं है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, बस सिंपल। रेसमिक मिक्सचर में बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का खेला होता है, और वो सबसे पहले आपका कायरल सेंटर से जुड़ता है। कायरल सेंटर अगर अपने मॉलिक्यूल में नहीं है तो आपका प्रोडक्ट भी कायरल सेंटर नहीं प्रोड्यूस, प्रोडक्ट में थोड़ा ना बेटा कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो जाएगा। कायरल सेंटर अगर है तो प्रोडक्ट में मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो पहले ही बेटा कायरल सेंटर को ढूंढ लो, कायरल सेंटर ढूंढ ले बेटा और सीधा आंसर लगा। अब बेटा ये है अपनी क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन। तो मैं इसमें सिंपल ध्यान रखना है, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये, बस यहीं से ही सारा सवाल हो जाना है। तुम्हें भी पता है बेटा कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड लंबा है, आसानी से टूटेगा। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है, जो RMGX तुम लोग बनाते हो यार, है ना, तो तुम ये लोग RMGX जो अपन अब बनाते हैं तो यहाँ पर बेटा अपन को MgBr लगाना पड़ेगा ना, है ना, ऐसे बनेगा ये। अब तुम इसमें D2O डाल दो। D2O का मतलब बेटा क्या, D पॉजिटिव OD माइनस। अपने को सिर्फ D पॉजिटिव से मतलब है ना, अपने को सिर्फ D पॉजिटिव से मतलब है। ये जो कार्बन है बेटा इस पर पोलैरिटी होती है डेल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे होती है डेल पॉजिटिव। इस कार्बन ने जाके अटैक करना है इस डी पर, और यहाँ से खींच लेना है डी, यहाँ से खींच लेना है डी, है ना बेटा, यहाँ से खींच लेना है डी। तो जब ये डी खींचेगा, जब ये डी खींचेगा बेटा तो ये ऐसा बन जाएगा। जब बेटा ये डी खींचेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। तो बस सिंपल डी यहाँ पर तुम लोग लगा देना, लगा देना सिंपल। बस बेटा गलती यहाँ पर आपसे या तो इसकी और उसकी होगी, बाकी सवाल कुछ मुश्किल नहीं है, बाकी बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है इस सवाल में, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। Which of the following will not undergo SN1 reaction with OH minus? इनमें से कौन है जो SN1 रिएक्शन नहीं करता है। SN1 रिएक्शन तो यार सिंपल सी बात है, वो नहीं करेगा जो प्राइमरी है, प्राइमरी करते ही नहीं है, प्राइमरी करते ही नहीं है ना। ये क्या है, टर्शरी है, हाँ जी मैम करेगा, बिल्कुल करेगा। ये क्या है बेटा तेरा, ये तेरा बेटा, ये तेरा है तो क्या प्राइमरी,
लेकिन इससे जो तेरा बेटा कार्बोकेटाइन बनता है ना, वो बहुत स्टेबल बनता है ना। यहाँ से बेटा तेरा कार्बोकेटाइन जो बनता है ना बेटा, जो तेरा यहाँ से बेटा कार्बोकेटाइन बनता है, वो रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन रखता है बेटा, भले ही वो प्राइमरी है, पर उसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, दैट इज रेजोनेंस थ्रू द बेंजीन। इसलिए बेटा ये बन सकता है। अब आओ यहाँ, ये प्राइमरी है ना, यहाँ खेला ये नहीं कर पाएगा बेटा, ये भी कर लेगा, ये भी आपका प्राइमरी है, लेकिन इसके साथ भी बेटा रेजोनेंस वाली एक मेजर अच्छी चीज आ गई है ना। यहाँ पे भी बेटा बढ़िया से रेजोनेंस हो जाएगी। इसको अपन एलाइल कार्बोकेटाइन बोल देंगे और इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो एलाइल कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो बढ़िया होते हैं, वो तो खूब रेजोनेंस करते हैं। हाँ जी बोलो भाई। तो आहा, इतने सारे सवाल आज हमने, इतने सारे सवाल बेटा यहाँ पर कर लिए हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। इनको जरूर देखिए, इनको इन पर अपनी कमांड्स बनाइए। आई होप आपने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहाँ पर सीखा होगा। सब मैकेनिज्म हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने बस बहुत जल्दी कैसे हम अपने PYQs को डन कर सकते हैं, कम समय में कैसे कर सकते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में सीखा है। तो जरूर आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपको PYQs अच्छे लग रहे हैं। PYQs अब हम लोग लेकर आए हैं, कमेंट सेशन में जरूर अपने रिव्यूज हमें बताइए। और लेकर आने हैं, कितने क्वेश्चंस आप चाहते हैं। आपकी नीट की प्रिपरेशन बेटा हम अपने पावर बैच यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छी करवाना चाहते हैं। उसके लिए आपका कुछ पर्सनली कुछ इसमें डिमांड है तो आप जरूर हमें बता सकते हैं थ्रू द कमेंट सेशन। तो इसी के साथ ही अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।